चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। एक्चुअल में हमने पिछली क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा था ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अब तक का पार्ट है वो कूलम्स लॉ था। एक्चुअल में कूलम्स लॉ हमने सीख तो लिया है, जान लिया है, लेकिन कूलम्स लॉ के ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने आप लोगों को ना ग्रुप में सेंड कर दिए थे। आई थिंक 7 न्यूमेरिकल्स थे, 3 न्यूमेरिकल्स और मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगा क्लास के बाद। उन 7 में से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करके बता रहा हूँ। अभी और भी न्यूमेरिकल्स होंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, मैं वो सारे ही न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आप लोगों को शायद दिक्कत कर रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने उनके सॉल्यूशंस भी डाल दिए। तो उनमें से कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं कूलम्स लॉ के आगे की एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे खत्म कर देता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आते हैं, फिर पढ़ेंगे उसके आगे की चीजें। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में कूलम्स के लॉ को डिस्कस कर लिया था। कूलम ने सिंपल वे में ये बात बताई कि अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं और वो पॉइंट चार्जेस हैं, तब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है K(Q1) Q2 अपॉन R²। और उसने ये भी बताया कि इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R²। हम इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब देखिए, अगर हम एक आसान शब्दों में देखें तो हमें ये पता है कि भाई कूलम ने जो लॉ दिया, उसके लॉ की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ ना उसका फॉर्मूला डिराइव, मतलब उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं फोर्स की। लेकिन हम ये जानते हैं कि फोर्स ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हमने कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ना इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की थी। अब डायरेक्शन की बात अगर हमें करनी है तो डायरेक्शन के लिए ना हमें देखना पड़ेगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब अब मैं इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखने वाला हूं। जब आप इसी फॉर्मूले को वेक्टर की फॉर्म में लिख दोगे ना, तब हम इसी चीज को एक अलग नाम से बोलेंगे, उसे कहा जाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या कई जने बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो आज की क्लास का टॉपिक ही यही है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सुनिए जरा, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और सबसे जरूरी बात ये आती है कि कई बार ये पूछते हैं कि आखिर कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों करना चाहिए। आप लोगों के सामने मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं टॉपिक करते हुए एंड में जो रिजल्ट निकालूंगा ना, उस रिजल्ट से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर इस लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। और एक ही सवाल बन सकता है एग्जाम के अंदर इसके ऊपर, वो अभी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ना भाई जरा बात को ध्यान से सुनेगा। जिन लोगों ने 11th क्लास की फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा या जिन्हें वेक्टर की नॉलेज नहीं है, उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। सुनिए, सबसे पहले मान लेता हूं मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है, R। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने क्या किया, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब माइक बंद कर दीजिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया इस तरीके से। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वाई एक्सिस है, और ये है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जेड एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और मान लेते हैं ये हमारे सिस्टम का क्या है, ओरिजिन। मैंने लेट कर लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। तो मान लो एक चार्ज इस जगह पर रख दिया, दिस चार्ज इज Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दिस पॉइंट चार्ज इज, सपोज दिस पॉइंट चार्ज इज Q2। एक Q1 है और एक Q2 है। आप लोगों को क्लियरली नजर आ रही है ना चीजें? अगर दिक्कत होगी तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। चलिए मैं इसको थोड़ा और ज्यादा बड़ा बना देता हूँ। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लीजिए ये बना दिया है, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज ये रहा, दिस चार्ज इज Q2। मान लीजिए कि आपके Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 इज R1 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R2।
इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो डिस्टेंस हमने कितना मान रखा है r। अब मैं इस लॉ को ना वेक्टर फॉर्म में लिखने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। ये हमारे पास पहला चार्ज है, ये रहा दूसरा चार्ज। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा करके या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर रिपेल कर रहे होंगे। ये बात डिपेंड करती है इसके ऊपर कि दोनों चार्जेस के साइन एक जैसे हैं या फिर दोनों चार्जेस के साइन अलग अलग हैं। मैंने मान लिया दोनों के साइन एकदम एक जैसे, यानी कि या तो दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव। इसका मतलब पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगाएगा। चलिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा के इसे रिपेल कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इसका निशान फोर्स का और यहाँ लिख दिया F। अब देखिएगा यहाँ लिखता हूँ F1। F1 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज। F1 मींस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, और लगा कौन रहा है? सेकंड, तो इसलिए यहाँ पर डाल दिया 2। इसका मतलब है F12 इट मींस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, और इसके ऊपर क्या डाल दिया? एरो वेक्टर। इसी तरीके से पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस तरह से इसने फोर्स लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा F का मतलब है फोर्स, और यहाँ लिख देते हैं 2, इसका मतलब है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, और लगा कौन रहा है? फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दिया 1, तो इसे कहा जाएगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो ये आपके पास आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, और ये आपके पास आ गया फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। मैं इस जगह पर लिखता हूँ सीधे तौर पर। मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। पहले चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। मैं क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा F। F का मतलब है फोर्स, 1 लिखने का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, और यहाँ 2 लिखने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब दूसरे की वजह से। तो अगर हम इस फॉर्मूले को लिखना शुरू करें तो यहाँ पर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 दिस इज Q2, और नीचे इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r का स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ था। क्योंकि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर में क्या होती है? दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? डायरेक्शन। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है मगर इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म में आ ही जाएगा। अगर मैं इस चीज को क्या प्रोवाइड कर दूं? डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं। तो अब देखिए जरा, मैं इस चीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूं किस तरीके से, देखिएगा। आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी चीज को अगर डायरेक्शन प्रोवाइड करनी हो, डायरेक्शन देनी हो, तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसे ना उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उसको ले जाना चाहते हैं, जो डायरेक्शन उसे देना चाहते हैं, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे डायरेक्शन मिल जाएगी। यूनिट वेक्टर जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने पढ़े 11th क्लास में आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। मान लीजिए अगर एक्स की आई की बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ये वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, और ये जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। मतलब अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स की डायरेक्शन में 3 कदम चला, 3 यूनिट चला, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3। किस डायरेक्शन में चला? एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? आई। तो आप इसको आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? 3i। 3 क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड, और आई क्या बताएगा? डायरेक्शन। इससे बंदा समझ जाएगा कि एक्स की डायरेक्शन में चला और कितना चला? 3 यूनिट। तो इस तरह से किसी भी चीज को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ना उस पर कोई असर नहीं पड़ता, बस उस चीज को यूनिट वेक्टर की क्या मिल जाती है? डायरेक्शन। इसी तरीके से मुझे भी ना इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस चीज को क्या मिल सके? डायरेक्शन। अच्छा, मैंने देखा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसका मतलब है पहले चार्ज के ऊपर फोर्स किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। यानी कि दूसरा वाला चार्ज पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? इस डायरेक्शन में। कहां से कहां की तरफ लगाएगा? ये लगाएगा 2 से 1 की तरफ। तो मैंने ना यहाँ वाले यूनिट वेक्टर का नाम रख दिया R21, 2 से 1 की तरफ लगाने वाला। और यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है? इस तरीके का कैप। तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और मैंने क्या किया? इस यूनिट वेक्टर R21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से अब इसको डायरेक्शन मिल गई, तो ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रही डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया? एरो। इसका मतलब ये मेरे पास ना कूलम्ब्स लॉ को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये चीज आप एक काम कीजिए, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये बना दी मैंने पहली इक्वेशन। अब इसके बाद बात करते हैं नाउ। सिमिलरली मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? दैट इज फोर्स ऑन, सॉरी दिस इज फोर्स ऑन Q2, और किसकी वजह से? ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखूंगा फोर्स के लिए F,
F के बाद लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, तो यहाँ पर लिख दिया F2 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो यानी कि सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 इनटू में Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, दिस इज R²। अब जाहिर सी बात है सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज जब फोर्स लगा रहा होगा तो अब ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो इसका मतलब है फर्स्ट चार्ज सेकंड को नीचे की तरफ रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, 1 से 2 की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो 1 से 2 की तरफ वाला जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैंने बोल दिया R12 और इसके ऊपर कैप डाल दिया। याद रखिए ये जो एरो है ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट की वजह से सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसको डायरेक्शन देने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज से, R12 से, और यहाँ पर डाल दिया एरो। इसका मतलब ये रहा वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और ये क्या होगी इस चीज की डायरेक्शन। एस जैसा कि हम ये चीज पहले से ही जानते हैं कि R12 या फिर R21 दोनों ना बिल्कुल सेम है क्योंकि इनका भी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों कैसे सेम, लेकिन बस फर्क इतना है कि एक की डायरेक्शन नीचे है और एक की डायरेक्शन कहां पर है, ऊपर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल तो है मगर एक दूसरे के कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने इसको ना अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, यानी कि R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21। तो ये हमारे पास R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 ये आ गया हमारे पास। अब यहां से हमने देखा कि ये जो ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अब कैसे बदल जाएगी, इस तरह की हो जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 इंटू Q2 अपॉन में आ गया R का स्क्वायर, और ये जो R12 है दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया R21 वेक्टर एज इट इज। आप इसे अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन को बाहर ले आइए, तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 इंटू में Q2 अपॉन में आ गया R², और यहाँ पर लिख सकते हैं R21 का यूनिट वेक्टर एज इट इज, और ये हमारे पास आ गया F21। आप एक काम कीजिए, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, किसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली और दूसरी इक्वेशन कंपेयर करें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये वाली और सेकंड इक्वेशन ये वाली, दोनों की दोनों ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर किसका फर्क आ रहा है, नेगेटिव साइन का। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें ये बात पता चली कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम तो है लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चल गया साफ साफ कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। इससे पता चला कि पहले चार्ज ने दूसरे पर जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगा रहा है, दूसरे चार्ज के ऊपर पहला चार्ज। इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, और ये कुछ नहीं है, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने से हमें ये पता चला कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, और हमने इससे ये भी सीखा कि इसकी मदद से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कूलम्स लॉ ना न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से फॉलो करता है। अच्छी तरीके से ना कहने का मतलब है सीधा सीधा कि उसे फॉलो करता है, यानी कि एक बॉडी दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगी, और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि कभी भी दो बॉडीज होंगी ना तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। अब पेपर में बहुत पहले एक सवाल आया था, उसमें सवाल में ये लिखा था कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी कौन सी है, बी। ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर ना 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने सब कुछ दे दिया, चार्ज इतना है, डिस्टेंस इतना है, और बोल दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसने, ए बॉडी ने बी के ऊपर। बताइए बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया होगा, तो आप बोलेंगे उसने भी कितना फोर्स लगाया, 5 ही न्यूटन, लेकिन कैसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा एक सवाल वाइवा में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन, टीचर ना आप लोगों से वाइवा में कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि मान लो आपके पास एक बॉडी है ए, उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा चार्ज है, सपोज कर लीजिए 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, मान लीजिए उसको वो बता देंगे कि मान लीजिए कि उस बॉडी के ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और आपको बोल देंगे एक दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर ना 50 कूलम का चार्ज है, तो एक के ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, दूसरे पे 50 कूलम का चार्ज, तो दोनों में से एक के ऊपर बहुत कम चार्ज है, एक के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा चार्ज है। तो ये बोलते हैं बताओ कौन सी बॉडी किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं 50 कूलम वाला चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और पहले वाला जो 10 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है वो कम है तो वो कम फोर्स लगाएगा।
ऐसा कभी नहीं होता, चाहे चार्ज कितना भी छोटा हो, चाहे चार्ज कितना भी बड़ा हो, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के पास रख दी है ना, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज इससे साबित होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल आता है कि शो दैट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर यूं कहा जाता है कि प्रूव कीजिए कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है या फिर ओबे करता है। तो उस केस में भी आप लोगों को यही सवाल लिखना होगा। इसका नोट्स मैं आप लोगों को दे चुका हूं, फिर भी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। सर इसमें जो आपने बोला है कि 50 कूलम का एक बॉडी पे चार्ज है और 10 कूलम का है, तो सेम फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर ये टू बॉडीज आइडेंटिकल सेम होनी चाहिए ना पॉइंट चार्ज के हिसाब से सर, जो कूलम्स लॉ कहता है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? अरे सर निशांत सर। अच्छा निशांत, तुमने 11th क्लास में थर्ड लॉ ठीक से पढ़ा नहीं, इसका मतलब, ठीक है। इक्वल और अपोजिट तो पता है सर। कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, जमीन मुझे जितनी ताकत से खींच रही है ना, मैं भी जमीन को उतनी ही ताकत से खींच रहा हूँ। ये चीज 11th क्लास की थी। चाहे बॉडी एक कितनी भी बड़ी हो, चाहे बॉडी कितनी ही छोटी हो, दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर फोर्स लगाते हैं। तो पढ़ा है ना न्यूटन का तीसरा लॉ, हम गाड़ी को जितनी ताकत से धक्का मारते हैं, गाड़ी भी हमें उतनी ही ताकत से पीछे की तरफ धक्का मारती है, ठीक है। कोई बात सर वैसे पढ़ा नहीं था, वो पैर फ्रैक्चर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। ओके, इसके नोट्स मैंने आप लोगों को कल ही भेज दिए थे, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या शॉर्ट में अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। सर ये पूरा सेम उसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है सब कुछ। तो भाई वो मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि यहाँ मेरे को ना बोर्ड पे लिखने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, लैंग्वेज वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैंने पिछली क्लास में ना आप लोगों को ना टोटल 7 न्यूमेरिकल्स भेजे थे विद सॉल्यूशन। 3 न्यूमेरिकल्स और भी हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। अपना उन 7 में से और 3 और जो, यानी कि टोटल इन 10 न्यूमेरिकल्स में से कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे करवाने हैं, बाकी सारे आसान है, इजी हैं, ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वो न्यूमेरिकल्स। जिन बच्चों ने नहीं किया भाई घर पे, जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 ये दोनों ही काफी ज्यादा आसान थे, और आसान तो तीसरा भी था, बट फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं अब इसे रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलिए सुनिए जरा थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इस तीसरे सवाल में लिखा हुआ है, ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम। फ्री का मतलब है बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई फोर्स अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा, वो एकदम फ्री बॉल है। तो कह रहे हमारे पास एक पिच बॉल है, वो बिल्कुल फ्री है, उसका जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 ग्राम। 8 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में बदलूं तो 8 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम, इतना मास है उसका। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। मैं इस चार्ज को क्या बोल देता हूं, Q1 चार्ज। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given? कह रहे क्या नेचर होना चाहिए और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए एक चार्ज का। नेचर मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड मतलब कितना, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए चार्ज की। गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल बी, एक दूसरी पिच बॉल को मैं कितना चार्ज दूं, 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, जो पहली बॉल के नीचे की तरफ है, कितने, 5 सेंटीमीटर नीचे, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए दूसरी वाली बॉल को जो चार्ज आपको देना पड़ेगा वो Q2 है, मेरा काम है इस Q2 को निकालना। लिखा है सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, ताकि ऊपर वाली जो बॉल जो है वो कैसी रह जाए, स्टेशनरी रहे, रुकी रह जाए। मैं सिचुएशन को फिर से समझाता हूँ। सवाल में कहा गया है, सपोज कर लीजिए ये आपके पास जमीन है, बेस ग्राउंड, इनका कहना है हमारे पास एक पिच बॉल यहाँ पर मौजूद है। इस पिच बॉल को हमने नाम दे दिया, कौन सा दे रखा है सवाल में, ए, और एक पिच बॉल ठीक इसके नीचे रखी हुई है, उसका नाम क्या है, दैट इज बी। इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो कितना है, Q1, और इन दोनों बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि हम इस वाली पिच बॉल को कितना चार्ज दें ताकि ये वाली बॉल ना हवा में ही स्टेशनरी रुकी रह जाए। अब एक सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं,
तो भाई ये बॉल ना अगर देखा जाए तो ग्रेविटी ना इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, कितनी ताकत लगा के, इसका वेट mg। इस बॉल को यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम ना इसे कितना चार्ज दें और कैसा चार्ज दें ताकि ये बॉल ना हवा में ही रुकी रह जाए। भाई ये बॉल हवा में तब रुक सकती है जब नीचे जितना फोर्स लगाओ उतना ही सेम फोर्स कहां पर लगा दे, कोई ऊपर की तरफ, ताकि ये दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, तभी ये बॉल रुक सकती है, वरना ये रुक नहीं सकती। अच्छा Q1 को कैसा चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि Q2 को भी कैसा चार्ज देना पड़ेगा, पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव को क्या कर सके, रिपेल कर सके, तभी ये धक्का मार के इसको ऊपर भेजेगी और mg कहां पर लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स है। इट मीन्स दैट कि आप अगर चाहते हैं कि वो बॉल स्टेशनरी रहे तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऊपर लगने वाला फोर्स F और नीचे लगने वाला वेट mg दोनों के दोनों कैसे हो, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। अब आप जानते हैं F क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K, इंटू में आ गया Q1, इंटू में Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, R² और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, mg। K की वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है हमारे पास, 5 इंटू में 10⁻⁻⁸ और Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे रहने दीजिए Q2। और नीचे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और इक्वल टू में mg, m मास कितना है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी g की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज 9.8। अब आपको ये पूरी कैलकुलेशन दिख रही है, इसमें से आपको किसको निकालना है, Q2 को, और आप इसके अंदर से Q2 अगर कैलकुलेट करते हैं तो Q2 के लिए बाकी सबको इधर उधर भेज दीजिए, आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू में इसे लिख देंगे, दैट इज 9.8 इंटू में 10⁻⁻³ इस टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये सारी की सारी टर्म चली जाएगी नीचे, तो आप इसे नीचे ले आइए, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 4.36 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इतना चार्ज होना चाहिए और चार्ज का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर सके, रिपेल कर सके। तो ये आपको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, फिलहाल अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बात और सुनिए, सपोज कर लो ये वाली बॉल के बजाय ये कहते कि नहीं, ये वाली जो बॉल है ना, एक बॉल आपके पास ऊपर है और एक बॉल आपके पास कहां पर है, नीचे। अब ये वाली बॉल ना नीचे की तरफ गिर रही है, कितना फोर्स से, mg, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। मुझसे ये कहा गया कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कह रहे कि बताओ मैं इस वाले स्फीयर को कैसा चार्ज दूं ताकि ये इस बॉल को ना नीचे गिरने से रोक दे। तो अब आप बोलोगे सर इसको ना इस वाली बॉल को फोर्स लगा के कहाँ खींचना पड़ेगा, ऊपर, और अगर आप चाहते हो, बिल्कुल सही, तो इसको कौन सा चार्ज देना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और जैसे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे ये पूरे का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3, इसे आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए, वैसे है मेरे पास, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया आपके पास। ठीक है, अब एक और सवाल शुरू करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसे अब रखता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इनको मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, इसलिए इसे नोट करने में आपको वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब इसके साथ क्या है कि इन्होंने ना कुछ भी नहीं दे रखा, ना चार्ज दे रखा, ना डिस्टेंस दे रखा, बस एक फोर्स दिया है और बदले में एक फोर्स पूछा है। सुनिए ध्यान से, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। अब इस चौथे सवाल में लिखा है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। कह रहे दो स्फीयर्स हैं, सिमिलरली चार्ज है, मतलब दोनों पे ही बराबर चार्ज है, और उसके बाद इन्होंने बोला हुआ इक्वल चार्ज भी है, बराबर भी और एक जैसा, यानी कि या तो दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पर ही नेगेटिव है। ए एंड बी दो स्फीयर्स हैं, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। वो एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ फोर्स लिख दिया मैंने 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अभी आगे का सवाल नहीं पढ़ रहा, पहले इतने पे ही ध्यान देते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। सपोज कर लीजिए आप लोगों का एक स्फीयर ये रहा और दूसरा स्फीयर जो है वो ये रहा। इस वाले स्फीयर का नाम है ए, इस वाले स्फीयर का नाम है बी। दोनों पे इक्वल आइडेंटिकल चार्ज है, तो सपोज कर लीजिए इसके पास चार्ज कितना है, जो चार्ज है इसके पास सपोज कर लेते हैं Q, और इसके पास भी जो चार्ज है वो कितना है Q,
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r, और ये कहा गया है, इसे मैं बोल देता हूँ केस फर्स्ट। ये पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पहली वाली सिचुएशन में इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। अच्छा, आप इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, और डिस्टेंस कितना है? r का स्क्वायर इक्वल टू लिखते 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं K × Q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जो पहली चीज इन्होंने दी थी मैंने वो लिख दी। अब अगली बात, इन्होंने कहा ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच्ड टू A। कह रहे तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर लाए C जो कि अनचार्ज है, और उसे लाके पहले हमने ना A से टच कर दिया। देखिए जरा, अगर मैं A से ला करके इसको टच करता हूँ, किसको? C वाले स्फीयर को, तो जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसका चार्ज Q, और मैंने आपको बताया था अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज टच करते हैं तो दोनों टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेती है। इसका मतलब अब इसके पास चार्ज रह जाएगा आधा Q/2, और इसके पास भी चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2। देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, और फिर इस C को उठाया गया और उठा करके इस A और B के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि मिड पॉइंट पर ला करके इस C स्फीयर को रख दिया गया। अब इसके पास चार्ज कितना है? Q/2। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। तो ये कह रहे बताइए C के ऊपर अब जो नेट फोर्स लगेगा आखिर वो कितना लगेगा। सुनिए, आपने जैसे इसको इससे टच किया, दोनों ने आधा आधा चार्ज बांट लिया। पहले चार्ज इस पे Q था, अब इस पे भी Q/2 है, इस पे भी Q/2 है। आपने C को इन दोनों के मिड पॉइंट पे लाके रख दिया, मतलब पूरा डिस्टेंस R था, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे बीचों बीच में रखा है। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? R/2, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया? R/2। आपसे पूछा बताइए इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा आखिर वो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो ठीक है ना, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अगर निकालना है तो ये कितना फोर्स लगा रहा है वो पता करते हैं, ये कितना फोर्स लगा रहा है वो पता करते हैं, और फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसके बेसिस पे कि क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की बात। अब सुनिएगा, ये केस फर्स्ट हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकेंड। दूसरी सिचुएशन में हमने इसको इससे लाके टच किया। अब देखिए, पहले इन दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज था, आपने इसको इससे टच किया तो इसका मतलब इन पे भी चार्ज कैसा होगा? सेम। यानी कि अगर होगा तो सब पे ही सेम चार्ज होगा, यानी कि अगर इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी क्या होगा? पॉजिटिव। या इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी क्या होगा? नेगेटिव। ऐसा सवाल में लिखा है सिमिलर चार्जेस पे। अगर मैं पॉजिटिव मान के चलूं तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को जबरदस्ती रिपेल करेगा और इधर धक्का मारेगा। मान लीजिए इसकी वजह से जो फोर्स लगा A स्फीयर की वजह से, उसे बोल दिया Fa, और B स्क्वायर की ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स कौन सा लगेगा? Fb। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले Fa वाला फोर्स निकालते हैं, यानी कि इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? Q/2 का स्क्वायर, फिर Q/2, और नीचे डिस्टेंस जो है वो अब R नहीं रहा, अब कितना हो गया? R/2 का स्क्वायर। देख लीजिए डिस्टेंस भी कैसा हो गया? आधा हो चुका है। इसका मतलब इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं K इंटू में Q स्क्वायर अपॉन में 4, और नीचे आप इसे लिखेंगे R²/4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि Fa की वैल्यू जो है वो कितनी है? दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, ये पहले चार्ज A स्फीयर की वजह से इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ये हमें पता चल गया। अब ऐसे ही देखते हैं B स्फीयर आखिर इस पर कितना फोर्स लगाएगा। अब हमने यहाँ पर निकाला क्या? Fb। जब मैंने Fb की बात करी तो देखिए जरा, फिर ये Q1 Q2, तो यानी कि K की जगह K, व्हाट इज योर Q1? Q1 की वैल्यू इस बार Q/2 है। व्हाट इज योर Q2? Q2 की वैल्यू है Q, और नीचे का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अभी भी कितना है? R/2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं K इंटू में Q स्क्वायर अपॉन में 2, और इसको लिखेंगे तो ये आ गया R स्क्वायर अपॉन में 4। इस 2 से इसको कट कर दीजिए और ये वाला 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो आप इस पर क्या लिख पाएंगे? Fb इज इक्वल टू में ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो आप लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। इसका मतलब ये मुझे B वाला फोर्स भी पता चल गया, यानी कि A से इतना फोर्स लगा, B से इतना फोर्स लगा, और दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन C। C के ऊपर नेट फोर्स आखिर कितना लगेगा? तो भाई अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। मैं एक काम करता हूं, नेट फोर्स को Fn से दिखा देता हूं, या फिर Fn का मतलब है नेट फोर्स।
तो देखिए जरा, इसके ऊपर 2 है इसके साथ, और इसके साथ 2 नहीं है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कैसा है, कम। तो हम एक काम करते हैं, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करके नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो आप किस तरह से निकालेंगे, आप करेंगे क्या, एफ बी माइनस में क्या कीजिए, एफ ए। तो आप एफ बी जरा लिखिए, एफ बी की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, और एफ ए की वैल्यू फिर से कितनी है, के क्यू स्क्वायर और अपॉन में आ गया आर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ दिस में से 1 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जी नेट फोर्स इतना लगेगा, और इसकी वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁵। तो आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे कि इसकी जगह इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा ना इस सी वाली बॉडी के ऊपर, वो इतने न्यूटन का लगेगा। सर कोई डाउट एक है बार तो क्लास, सर सेकंड केस बता देना। अच्छा, बाकी लोग देख लीजिए एक बार। सेकंड केस में ये बोला है भाई, पहले वाले स्फीयर को लाए, इससे टच किया, इसके पास आधा चार्ज हो गया, आधा चार्ज उसके पास हो गया, इस वाले स्फीयर को ला करके मैंने यहाँ पर रख दिया, बिल्कुल बीचों बीच में। पूरा डिस्टेंस जो था वो कितना था, r, तो आधा डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया, r/2, और फिर इसका भी आधा डिस्टेंस r/2। अब इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उसे एफ ए बोल दिया, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया उसे एफ बी बोल दिया। एफ ए अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 और अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया, r/2, यानी कि r का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से B के केस में देखा गया तो Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये दूसरा वाला फोर्स आ गया। अब इसके अंदर 2 दिख रहा है, इसके अंदर 2 नहीं है, मतलब B वाला फोर्स ज्यादा है, A वाला फोर्स कैसा है, कम, और नेट फोर्स निकालने के लिए ज्यादा में से कम को क्या कर दिया, माइनस, और इस तरह से आपको आपका रिजल्ट मिल गया। ओके सर। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर अब हम एक और सवाल देखते हैं। अब भाई जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। 5th क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था, 6th भी उसी की तरह है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, इतना ज्यादा भी नहीं है, बट हाँ मैं इसे अब रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनिए जी, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल, एक अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए। सवाल में लिखा है 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू Q and 2Q are kept at a distance B. टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and 2Q। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक चार्ज जो है वो हमारे पास कौन सा है, Q, मैंने यहाँ पर लिख दिया Q, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो वाला कितना है, दैट इज 2Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज D। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। उसके बाद लिखा है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर ए थर्ड चार्ज कैपिटल Q is to be kept along the same line। कह रहे तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, उसे हम ना इसी सेम लाइन के ऊपर रखना चाहते हैं, along the same line in such a way that, इस तरह से कि the net force acting on Q and 2Q, ताकि इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स हो इज 0, वो कैसा हो जाए, 0। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q in terms of D। कैपिटल Q की पोजीशन निकालनी है इस D की टर्म्स में। अब सुनते जाइए सवाल। सवाल में कहा है हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है Q और एक है 2Q, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, D। कह रहे हैं हमारे पास एक कैपिटल चार्ज है Q, बताओ मैं इसको इस जगह पे बीच में कहाँ रखूं, किस जगह पर रखूं, ताकि ना ये इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 हो जाए और इसके ऊपर भी नेट फोर्स कैसा हो जाए, 0। बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं जानता इसे कहाँ रखें, चलो मान लिया मैंने इसको इस जगह पर ला करके रख दिया, दैट इज Q। यहाँ पर रखने पर इस पे भी फोर्स 0 हो जाएगा, इस पे भी फोर्स 0 हो जाएगा, मैंने ये मान लिया। इस जगह रखा, सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, x, तो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो अपने आप ही कितना हो जाएगा, दैट इज d - x हो गया। अब देखिए, अगर ये दोनों चार्जेस मुझे नहीं पता कैसे,
ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आप कुछ भी मान लो। चलो अगर मैं इन्हें पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये वाला चार्ज भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप चाहते हो उसके ऊपर नेट फोर्स कैसा हो, जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स तो तभी जीरो हो पाएगा ना जब ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करे और ये वाला चार्ज इसे क्या करे, रिपेल। मतलब दो फोर्सेस लगे इसके ऊपर, वो भी इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसे जरूर आपको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करे दूसरी तरफ इस तरीके से, ये रहा, और ये वाला नेगेटिव इसे अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट। तो मैंने ये मान लिया कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, वो फोर्स F1 है, और ये वाला इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है वो वाला फोर्स कौन सा है, F2 मान लेते हैं। अब आप चाहते हो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ फॉर Q1, Q चार्ज, फॉर चार्ज Q, मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे फॉर चार्ज Q, मैं Q चार्ज की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फोर्स इसके ऊपर जीरो लगे, तो जीरो तब हो सकता है जब F1 और F2 एक दूसरे के कैसे हो, बिल्कुल इक्वल, तभी जीरो हो पाएगा, वरना ये जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो अब मैंने क्या किया, F1 की जगह F1, F1 कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, F1 का फॉर्मूला हो गया K, Q1 Q2, तो ये मेरे पास आ गया Q1 इंटू में Q2, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये रहा डिस्टेंस x का स्क्वायर, और इक्वल टू में F2, F2 फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा वाला चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा K, दैट इज Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल D का स्क्वायर, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसे अभी सॉल्व मत करना, टाइम खराब होगा बेकार। नाउ सिमिलरली आप दूसरी बात करते हैं, कहा गया इस पे भी फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे भी फोर्स जीरो होना चाहिए। भाई किसी का माइक, हाँ बोलो। सर वो 2Q का जो चार्ज है सर, उस पे हमने पॉजिटिव लिया है सर। अभी तो मैंने बोला ना कि दोनों चार्जेस, भाई ये जो Q है ना, ये पॉजिटिव लोगे तो उसका डबल भी क्या होगा, पॉजिटिव। आप समझ में आ गई, कॉमन सेंस वाली बात है, वो पॉजिटिव है तो उसका दुगना भी क्या कट की होगा, आवाज आ रही है कुछ। ओके। अब ये भाई ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है, ठीक है सुनिए आप ध्यान से। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर भी नेट फोर्स चाहिए जीरो। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसको जो फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो F3 है, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लगाएगा, सपोज कर लेते हैं ये वाला फोर्स कौन सा है, F4। अब आप चाहते हैं तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज फॉर चार्ज नंबर Q2, मतलब अब मैं दूसरे वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ, फॉर चार्ज 2Q की बात कर रहा हूँ। तो इस 2Q वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स तब जीरो होगा जब F3 और F4 दोनों ही इक्वल होंगे। तो F3 की बात करते हैं, F3 ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है F3, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की जगह K, Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू कितनी है 2Q, और अपॉन में R स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, दैट इज D माइनस x का होल स्क्वायर, इक्वल टू में। अब F4 की बात करते हैं, F4 फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला Q, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया K, दिस इज Q1 Q2, तो आप लिखेंगे Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि 2Q, और डिस्टेंस कितना है, दैट इज D स्क्वायर, और इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशंस बन गई। अच्छा आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस में ये वाली साइड सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमने पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व की तो से पता चला हमें देखने पर कि ये दोनों साइडें सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, आप इसे लिखेंगे K Q Q अपॉन में x का स्क्वायर, और इक्वल टू में इसे लिखेंगे तो दैट इज K Q इंटू में आ जाएगा 2Q और अपॉन में आ जाएगा D माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप इस K से K को कैंसिल कर दीजिए, इस स्मॉल q से स्मॉल q को कैंसिल कीजिए, कैपिटल Q से कैपिटल Q को कैंसिल कीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में D माइनस x का होल स्क्वायर एज इट इज। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा D माइनस x होल स्क्वायर एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 2x स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं D माइनस x, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 2x, और इस x को उधर ले जाएंगे तो D इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में x, या फिर आप D की जगह D रहने दीजिए, दिस इज रूट 2 प्लस 1 और इंटू में क्या आ जाएगा x। यहाँ तक ये चीज अब आ गई आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर से सिंपल सा काम, आपको x निकालना है, तो x की जगह x आप लिख सकते हैं d अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1, x की जगह x, d की जगह d, आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए,
√2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा √2 - 1, दिस इज अगेन √2 - 1 और जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी √2 - 1 इंटू में d। तो इसका मतलब ये आपके पास इसकी क्या आ गई पोजीशन। यानी कि आपको इस बात का ख्याल रखना है, बेकार में इधर कट पीट करके इसको सिंपल मत करना, ये अपने आप ही सेम हो जाएंगे और खुद ब खुद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर अब शुरू करते हैं अगला सवाल। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक मैंने 7 तक ही दिए थे आप लोगों को, अब मैं 8वां सवाल करवाने जा रहा हूँ। मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है आप लोगों के पास। अब 8वां सवाल देखिएगा, 8, 9, 10 ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या लिखा है, सवाल में लिखा है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच। कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं एक जैसे और दोनों चार्ज कितने हैं, कैपिटल Q, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, कैपिटल Q यहां पर भी है और दूसरा सेम टू सेम चार्ज कैपिटल Q यहां पर भी है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज r। अब लिखा हुआ है ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस। कह रहे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं पर ना हमने एक तीसरा चार्ज रख दिया स्मॉल q, किसी जगह पर, पता नहीं किस जगह पर रखा हुआ है, above the 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium। इस तरह से रखा ताकि सारे के सारे तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैं अभी बताता हूं इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल q। कह रहे बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी, कैसा साइन होना चाहिए और उसके बाद इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनके इसे कहाँ रखना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका सवाल देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। सवाल फिर से बोलता हूँ, 2 आइडेंटिकल चार्जेस है कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है r। कह रहे एक स्मॉल q चार्ज को मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पर रख दिया, इस तरह से रखा ताकि पूरे के पूरे तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए। बताइए ये चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, कितना अमाउंट है इस चार्ज की कितनी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और बताइए इस चार्ज को किस पोजीशन पर रखा गया है। यानी कि हमें यहाँ पर 3 सवालों के जवाब देने। मैं एक एक करके तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 लगता है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम। जैसे ये एक डस्टर है, मैंने इसे पकड़ रखा है, इसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, मगर ये डस्टर नीचे नहीं गिर पा रहा, क्यों, क्योंकि उतनी ही ताकत मैंने कहां पर लगा रखी है, ऊपर। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तभी ना तो ये नीचे जा पा रही है ना ये ऊपर, क्योंकि जितना फोर्स ग्रेविटी ने नीचे लगाया हुआ है उतना फोर्स मैंने भी कहां लगा रखा, ऊपर। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इन्होंने कहा कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए, इसका मतलब है कि इस पे भी फोर्स 0 है, इस पे भी फोर्स 0 है और इस पर भी फोर्स कैसा है, 0। ये चीज है इसका मतलब। अब सुनिए ध्यान से, कह रहे इसे मैं कहां रखूं, कितनी वैल्यू का लूं ताकि सारे चार्जेस पे नेट फोर्स 0 हो। कई बार ना इसके हर चार्ज पे ही नेट फोर्स 0, तो कई जने बोलते हैं सिस्टम ही पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो सुनिए जरा ध्यान से क्या है, कैसे करना है, सुनो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर मतलब क्या मैं इसे पॉजिटिव लूं, क्या मैं इसे नेगेटिव लूं। देखिए मान लो अगर ये चार्जेस दिए होते तो मैं अच्छे से बता देता, नहीं दे रखे, चलो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला दोनों चार्जेस आइडेंटिकल। अब अगर आप चाहते हो कि इस पे नेट फोर्स 0 लगे तो भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगना बड़ा आसान है, क्योंकि पॉजिटिव, अगर आप इसे पॉजिटिव मान लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो भी पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अब एक बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों को, अगर ये चार्ज नेगेटिव है ना, अब इसकी बारी है, हम इस पे भी नेट फोर्स 0 चाहते हैं। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के, और ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा अपने से दूर की तरफ, ताकि दोनों ना
इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा सके और तब जाकर के इस पे नेट फोर्स कितना हो पाएगा, 0। सेम कहानी इसके साथ भी, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव इसको जबरदस्ती क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला नेगेटिव इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना हो सकता है, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या फिर अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव है तो इसे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब जाकर के हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको ऐसा ही लेकर के चलते हैं। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इस चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इस चार्ज का नेचर होना चाहिए इस वाले चार्ज के ऑपोजिट, यानी कि अगर आपके कैपिटल क्यू वाले चार्जेस पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा, और कैपिटल क्यू वाले चार्जेस अगर नेगेटिव है तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा। पहला सवाल का जवाब मिल गया। अब दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इसको कहाँ रखना चाहिए। फिर तीसरा सवाल कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं नहीं जानता इसे कहाँ रखना चाहिए, मैंने इसको डिस्टेंस x पे रख दिया, तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, दैट इज r माइनस एक्स। अब आप जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज कर ले इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा के खींच रहा है, ये इसके ऊपर F2 फोर्स लगा के खींच रहा है। इसके ऊपर नेट फोर्स तब 0 हो पाएगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, यानी कि F1 और F2 बराबर होंगे। F1 फोर्स ये लगा रहा है तो ये जितना फोर्स लगा रहा है उसको लिखते हैं दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज Q1 इंटू में Q2 और अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज x स्क्वायर। फिर F2 ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस x का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर से ना K Q Q ये तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आपके पास बचेगा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे यहाँ ले आइए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू आर, और यहाँ से x निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा r बाई 2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमें इस चार्ज को इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखना चाहिए r/2 पे, यानी कि मिड पॉइंट पे। अच्छा, हमें ना इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते थे, भाई दोनों के दोनों चार्जेस बिल्कुल बराबर है, तो जाहिर सी बात है बराबर चार्जेस इसके ऊपर बराबर फोर्स तभी लगा पाएंगे जब ये दोनों से बराबर डिस्टेंस पर होगा, और बराबर डिस्टेंस पे ये तब हो पाएगा जब ये कहाँ रखा हो, बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि कहाँ पर रखा हो, मिड पॉइंट पर। तभी तो मिड पॉइंट पर रहेगा, तो ये चार्जेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, दोनों का फोर्स भी सेम, और अपोजिट फोर्सेस सेम है, तो नेट जो होगा कट पिट के वो कितना आ जाएगा, 0। फिर भी कैलकुलेशन के तौर पर हमने ये कैलकुलेशन कर ली। अब हमने इसके तीसरे और आखिरी पार्ट का जवाब देते हैं कि आखिर इस चार्ज की वैल्यू होनी कितनी चाहिए। ध्यान से सुनेगा। अब इसके लिए ना आप इनमें से किसी एक चार्ज को कंसीडर कर लीजिए, किसी एक के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए हम इसकी या इसकी बात करते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और मान लेते हैं ये वाला जो फोर्स लगेगा वो F3 लगेगा। फिर उसके बाद ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा के इसे रेपेल करेगा, और मान लीजिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, F4। सवाल में लिखा है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज फॉर चार्ज कैपिटल Q। कौन सा वाला कैपिटल Q, ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स तभी 0 हो पाएगा जब F3 और F4 कैसे होंगे, बराबर। आप जरा F3 की बात कीजिए, F3 वाला फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहा है, इसका मतलब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K, दैट इज Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज R माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। और इक्वल टू में हम बात करें तो अब ये F4 फोर्स ये वाला चार्ज लगा रहे हैं, तो Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये रहा K, उसके बाद लिखेंगे Q1, फिर उसके बाद क्या आ जाता है Q2, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया, दैट इज R स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ K से K कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पर चाहिए स्मॉल q, इसको उधर की तरफ ले जाइए तो आप इसे लिख पाएंगे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर बचेगा Q अपॉन में R का स्क्वायर। इसकी जगह पर R माइनस एक्स की जगह R रहने दीजिए। व्हाट इज योर x, x की वैल्यू आपको पता ही कितनी है, R/2, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, R/2, और इस पूरे का डाल दिया होल स्क्वायर, इनटू में आ जाएगा Q अपॉन R का स्क्वायर। तो आप R में से R/2 माइनस करेंगे तो फिर से क्या बचेगा, R/2 का स्क्वायर, इनटू में आ जाएगा Q अपॉन R का स्क्वायर। अगले स्टेप में R स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4,
इंटू में आ गया q अपॉन में r का स्क्वायर अगेन, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज q/4। इसका मतलब आपके इस नए वाले चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, q/4, यानी कि जितना चार्ज ये है ना उसका 1/4 चार्ज इसके पास होना चाहिए, तब सभी चार्जेस के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा, 0। सभी चार्जेस किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बात याद रखिएगा भाई, ये सवाल मुझे रटे हुए नहीं है, कैलकुलेशन ना अलग अलग हो सकती है, जो मैंने आपको नोट सेंड किया और जो मैं कर रहा हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आता है कि आपको बेसिक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि सवाल है क्या। इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। मैं इसे रब कर रहा हूं, 9th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये परेशान मत होना कि नोट करना है, जो भी है ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ, आप वहां से इसे अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी भाई बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपने अच्छे से फिजिक्स सीखी है, आपको चार्जेस के बारे में प्रॉपर्टीज पता है, चीजों को जानते हो, तो ये न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है तो फिर ये करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये ऐसे सवाल मत करना कि आपको Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, R दे दिया और बोला बेटा चलो फोर्स निकाल के दिखाओ। ये सब स्टार्टिंग के 1-2 ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये करने पड़ेंगे। सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। 2 identical spheres having charges of opposite signs attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 मीटर। सवाल में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं एक जैसे, उनके पास जो चार्जेस है वो ऑपोजिट साइन के हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.108 न्यूटन। ठीक है, मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर एक स्फीयर बना दिया और यहाँ पर बना दिया दूसरा स्फीयर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 0.5 मीटर का दे रखा है, दिस इज द डिस्टेंस 0.5 मीटर दे रखा है। और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस है। सपोज कर लीजिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस का Q1 है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस का Q2 है। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि दोनों के चार्जेस इक्वल है, अगर लिखा होता तो मैं लेता, इन्होंने बस बोला दोनों पे चार्जेस हैं और दोनों पे अपोजिट साइन के चार्जेस हैं, मतलब किसी भी एक पे पॉजिटिव किसी भी एक पे नेगेटिव, मैं नहीं जानता, आपकी मर्जी, आप चाहो तो उस पे नेगेटिव ले लो या फिर इस पे क्या ले लो, पॉजिटिव, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये चीज। अब ऐसा करने पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स से, 0.108 न्यूटन। ये हमारा पहला हिस्सा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, हम इसको केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करेंगे। क्या अगर मैं इसे लिखूं तो अब इसके आगे की बात, पहले मैं पूरा सवाल आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिर उसके बाद लिखा है द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। कह रहा है दोनों स्फीयर को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, which then removed and thereafter, और फिर इन दोनों को वापस अलग अलग कर दिया और उसके बाद thereafter they repel each other, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग गए, मतलब दोनों पे चार्ज सेम आ गया, यानी कि या तो दोनों पे पॉजिटिव आ गया या दोनों पे नेगेटिव आ गया, रिपेल करने लग गए with a force of 0.36 न्यूटन। और वो भी अब की बार कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 0.036 न्यूटन, इतने फोर्स से अब रिपेल करने लग गए। What are the initial charges on the spheres? तो बताइए कि इन चार्जेस के ऊपर, इन स्फीयर्स के ऊपर इनिशियली कितना चार्ज था, यानी कि आपको ये बताना है Q1 कितना था और Q2 कितना था। मैं सवाल फिर से रिपीट करते हुए और करना शुरू करता हूं। इन्होंने कहा हमारे पास 2 स्फीयर हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों पे अपोजिट साइन के चार्जेस हैं। मैंने एक पे मान लिया Q1, एक पे मान लिया Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.5 और दोनों स्टार्टिंग में इतने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एज जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 इंटू Q2, तो मैंने Q1 की जगह Q1 रख दिया और Q2 की जगह Q2 और अपॉन में डिस्टेंस कितना होता है R का स्क्वायर। हमें फोर्स पता है, मैंने फोर्स लिख दिया 0.108, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू मैं नहीं जानता, Q2 की वैल्यू नहीं जानता, डिस्टेंस की वैल्यू पता है 0.5, तो मैंने इसको लिख दिया 0.5 का स्क्वायर। चलिए Q1 Q2 को निकालना शुरू करते हैं। तो अगर आप Q1 इंटू Q2 निकालना चाहते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0. दिस इज 108
इंटू में 0.5 का स्क्वायर कर देते सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, और अपॉन में आपके पास बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹ आप इसमें पॉइंट हटाइए और नीचे की तरफ क्या लगा दीजिए 000, और फिर इंटू में फिर से पॉइंट हटाइए और नीचे की तरफ क्या लगा दीजिए, दिस इज 00 यानी कि 100। अब यहाँ 9 से कट करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा दिस इज 18, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 25 जो होता है वो होता है कितना 300, और अपॉन में आपके पास बचेगा 10⁻⁹ 9 के बाद 10 11 12 10⁻12 इंटू में 100, 00 से 00 क्या होगी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो आप इसे लिखेंगे 3 इंटू में 10⁻⁻12, ये आपके पास आ गया Q1 इंटू में Q2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन बन गई आपके पास, यानी कि पहली जानकारी हमें इससे मिल गई। अब दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन में कहा कि हमने इन दोनों चार्जेस को आपस में टच किया, वायर के थ्रू कांटेक्ट में लिया, फिर दोनों को इतने ही डिस्टेंस पर रख दिया, और फिर जब चेक किया तो वो दोनों एक दूसरे को इतने फोर्स से क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। अब देखते हैं आखिर होता क्या है। ये केस फर्स्ट था। अब की बार बात करते हैं केस नंबर सेकंड में क्या हुआ। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, देखिए अगर आप इन दोनों को वायर से टच कर दोगे तो आपको पता है मैंने कहा था कि कोई भी दो बॉडीज जब आप आपस में टच करते हो अगर उनका साइज आइडेंटिकल है तो दोनों के दोनों मिलकर हाँ टोटल चार्ज को आधा आधा शेयर कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं निकालूं क्या, दिस इज चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दोनों हर एक स्फीयर पर अब टोटल कितना चार्ज होगा, तो दोनों आधा आधा चार्ज बांट लेंगे। तो पहले टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। देखो Q1 एज इट इज और Q2 की जगह -Q2 और अपॉन में 2 दोनों ने जोड़ दिया, टोटल कितना हो गया Q1 प्लस में -Q2 और डिवाइडेड बाय 2, इतना चार्ज दोनों के पास जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2, अब दोनों के पास सेम चार्ज हो गया, वो भी इतना। तो अब नए वाले फोर्स की बात करते हैं तो न्यू वाला फोर्स इतना दे रखा है, लेकिन हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू में K Q1 Q2, लेकिन अब की बात तो Q1 और Q2 दोनों ही सेम है, तो मैंने लिख दिया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये पहला चार्ज, फिर लिखेंगे Q1 माइनस में Q2 अपॉन में 2, ये दूसरा चार्ज, और इनके अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो फोर्स है वो आपको पता ही है वो कितना है 0.036, K की जगह K की वैल्यू रखी जाए तो वो है 9 इंटू में 10⁻⁹ ये दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁹। R की बात की जाए तो R की वैल्यू है कितनी 0.5 का स्क्वायर, इसकी बात की जाए तो दोनों ही सेम है, तो मैंने लिख दिया Q1 माइनस में Q2, इस पूरे के ऊपर ही होल स्क्वायर डाल दिया और नीचे 2 इंटू 2 करेंगे तो ये वापस कितना हो गया 4 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम इसमें से इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से कैलकुलेशन के लिए ये लिखा Q1 माइनस में Q2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ये आपके पास कितना है 0.036, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख देते हैं 0.25, इसका स्क्वायर कर दिया और इंटू में ये मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 4, और इसे नीचे की तरफ ले आएंगे तो अपॉन में आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा 0.425 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर ना एक दूसरे को कट करके 1 बना देंगे, क्योंकि 25 इंटू 4 100 होता है और 0 पॉइंट भी लगा हुआ है तो ये 1.00 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। बच्चा ये वाला हिस्सा पॉइंट हटाया नीचे क्या लगेगा 000 लग गए। अब 9 से इसको कट किया तो ये कितना हो गया 4। अब आप इसे लिख सकते हैं Q1 माइनस में Q2, इस पूरे का आ गया होल स्क्वायर और 4 की जगह पर रहने दीजिए 4 और 9 और 3 12 और 12 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12 और यहाँ से स्क्वायर हटा के जब आप रूट लगाएंगे तो लिखेंगे Q1 माइनस में Q2 और जैसे ही रूट लगाएंगे तो 4 का रूट 2 और 10⁻12 का रूट हो जाएगा -6। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड, आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए आप सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, आप इसको लॉजिकली सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो ये 10⁻6 और 10⁻12 को छोड़ देखना ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं सीधा यहाँ पे इसका आंसर लिखने वाला हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और घबराना मत, पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का पेपर है कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से तो नंबर, कैलकुलेशन कुछ नहीं देखना टीचर को, सीधा वो डायरेक्ट रिजल्ट देखेगा। ऐसे दो, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखो Q1 Q2 कितना है 3 और Q2 माइनस Q2 Q1 माइनस Q2 कितना है 2। ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए और माइनस करूं तो 2 आ जाए। 3 और 1, 3 और 1 बस, ठीक है। इसका मतलब एक नंबर होगा 3 और एक नंबर होगा 1। अब ये पहचानना है कि 3 कौन सा होगा।
तो भाई ये 3 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, तभी तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब Q1 वाला जो चार्ज है वो 3 होना चाहिए। इसका मतलब आप लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू में 3 और साथ में ये पावर भी तो है 10⁻6 वाला, तो इंटू में 10⁻6 कूलम। और Q2 की बात करूं तो वो कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप चाहें तो इसे आराम से चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? Q1 और Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 सा क्या आ जाएगा 3 और 10⁻6 इंटू 10⁻6 फिर से कितना हो गया 10⁻12 और इन्हें माइनस करेंगे तो देख लो 3 - 1 करेंगे तो वापस कितना आ गया 2, तो 2 इंटू 10⁻6। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो मैंने Q1 Q2 निकाले ये इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं। अगर कोई पूछे इनिशियली कितना चार्ज था तो आप बोलोगे Q1 पे प्लस चार्ज था तो आप बोलोगे सर प्लस का 3 इंटू 10⁻6 और दूसरे पर कितना चार्ज था तो आप बोलोगे माइनस का 1 इंटू 10⁻6। यहाँ पर Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, साइन नहीं निकला इसके अंदर, तो इस वजह से आपको साइन के साथ बताना पड़ेगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पर नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं अभी डाल दूंगा। जो ये क्वेश्चन है सर ये आपने भेज रखे 8 और 9? ये मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर। ओके सर, कंफर्म क्लास के बाद भेज तुरंत भेज दूंगा अभी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। अब मैं आज की क्लास का आखिरी सवाल शुरू करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्ट करें? यस सर। ओके, मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा अभी। ठीक है, सुनिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, अभी बताऊंगा कौन कौन से, इसे देख लीजिए जरा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। सवाल सुनेगा ध्यान से। सवाल में लिखा है 2 small spheres each having mass m। कह रहे 2 स्मॉल स्फेयर्स हैं और दोनों का जो मास है वो m किलोग्राम है, स्मॉल m लिखा हुआ है, एंड चार्ज q, और दोनों पर जो चार्ज है वो कितना है q कूलम का है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट, उसे एक पॉइंट से लटकाया गया है, बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, धागे की मदद से। ईच लेंथ l मीटर, हर एक की लंबाई l मीटर है, लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, मगर उन धागों का कोई भी मास नहीं है। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, कह रहा अगर थीटा एंगल बनता है दोनों धागों का वर्टिकल के साथ, when equilibrium has been attained, तब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, जब इक्विलिब्रियम में आ चुका है पूरा सिस्टम, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना हर चार्ज के ऊपर। शो दैट, तो ये शो कीजिए कि क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4mg_L², दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा और ब्रैकेट में 4πε0। आपको ये शो करना है चार्ज की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। सवाल में हमसे ये कहा गया है, ढंग से देखिएगा इस चीज कि मान लीजिए ये आपके पास एक सीलिंग है, एक छत है, ये रही एक छत। इस छत से हमने ना इस तरीके से 2 धागे बांध दिए और इन धागों की लंबाई जो है दोनों की, वो लंबाई कितनी ले ली l, इसकी भी लेंथ l और इसकी भी लेंथ कितनी है l है। मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूं ताकि ये सीधा दिखे। l है दोनों की लेंथ, इनका कोई मास नहीं है, इनसे हमने ना 2 चार्ज बॉडीज लटका रखी है, इस पे भी एक चार्ज बॉडी लटकाई हुई है, इसके ऊपर भी एक चार्ज बॉडी लटकाई हुई है। सवाल में लिखा है ईच ऑफ मास m, दोनों का मास m है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों का मास m है तो ग्रेविटी फोर्स लगा के इन्हें नीचे खींच रही होगी, यानी कि इनका वेट mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला ये दोनों के दोनों जो धागे हैं ये वर्टिकल के साथ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, और वर्टिकल लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं वो जो एंगल है वो कितना एंगल है थीटा, और ये भी कितना एंगल बना रहे हैं थीटा। इन दोनों ही बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज है, सपोज कर लीजिए इसके ऊपर भी चार्ज Q है और इसके ऊपर भी चार्ज Q है, मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है Q चार्ज है। अब भाई दोनों पे अगर आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला चार्ज भी इसे रिपेल कर रहा होगा फोर्स F लगा करके, ये भी इसे रिपेल करेगा F फोर्स लगा के, क्योंकि मैंने कहा था दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं।
अच्छा, इनके फोर्स लगने की वजह से ये खुल गए, इसी वजह से ये धागे यूं फैल गए, तभी तो ये एंगल थीटा बन रहा है दोनों के अंदर। एक चीज। दूसरी बात ये हुई कि सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है x। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो चार्ज है ना ये आगे जा रहा है ना ये पीछे जा रहा है, वहीं रुक गया, ये भी ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, वहीं रुक गया है। कह रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इसका मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0 है, पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया, रुक गया है। कह रहे हैं बताइए चार्ज की वैल्यू दिखाइए कि इतनी आनी चाहिए। भाई ये तो मेरे को बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन लग रहा है, पता नहीं ये वैल्यू आएगी कैसे। अच्छा, ट्यूबलाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं अभी इसको नीचे कैलकुलेट करूंगा, प्रूव करूंगा, तो आप देख लीजिएगा तब तक। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हो क्या सकता है। अच्छा, ये तो धागा है, धागे से चार्ज को लटका रखा है, चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, F आगे। दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, आप किसी भी एक को ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ से शुरू कर। आप सभी को पता है धागे के ऊपर ना एक इधर फोर्स लगा है, एक इधर, मतलब ना धागा इस तरफ खींच रहा है, और आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि आप धागे को अपनी तरफ खींचोगे ना तो धागा भी अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और धागे पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलते हैं, टेंशन। मतलब इसके ऊपर टेंशन लगेगी। आपको याद है ना, जब एक रस्सी होती है, हम रस्सी को पकड़ के नीचे खींचते हैं तो टेंशन कहाँ लगती है, ऊपर। ऐसे ही ये रस्सी ना इधर खींच रही है तो टेंशन कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से बढ़ाया यहाँ पर, और अगर मैं इसको बढ़ा करके बोलूं तो ये वाला एंगल अगर थीटा से आपको z नजर आ रहा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। अगर मैं इस t के दो कंपोनेंट तोड़ूं तो एक कंपोनेंट ये वाला टूट गया t cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो t cos थीटा, और जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ क्या बनता है, दैट इज t sin थीटा। ये हमारे पास t sin थीटा आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा हो, आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा हो। तो यहाँ से एक बात साफ तौर पर पता चल गई कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो आप सीधा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब सवाल के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकते हैं जब ये एक दूसरे को बैलेंस करे। इसका मतलब t sin थीटा f के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, दैट इज t sin थीटा इज इक्वल टू f, इससे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और t cos थीटा mg के बराबर होगा, तो इसे मैंने लिख दिया t cos थीटा, दिस इज अगेन mg, और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी t नहीं आ रहा, तो मैं t को यहाँ से हटाता हूँ, और t हटाने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, t sin थीटा, और अपॉन में यहाँ पर लिख दिया मैंने t cos थीटा। इसी तरीके से t sin थीटा की वैल्यू कितनी है, f, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, दैट इज mg। आप t से t को कैंसिल कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज mg। इसके नीचे 1 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, mg इंटू में कितना हो गया, tan थीटा। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये फोर्स आ गया हमारे पास, F इज इक्वल टू mg tan थीटा। तो अब इस फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मगर मैं यहाँ k नहीं रख रहा क्योंकि सवाल में ना यहाँ लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन्होंने k की जगह k की वैल्यू रख दी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी जगह पे क्या लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको नजर नहीं आ रहा होगा इसलिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो q1 कितना है, q, और Q2 भी कितना है, Q, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना माना हुआ है, x, तो अपॉन में आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू में mg इंटू में tan थीटा। भाई माइक ऑफ रखिए अपना। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करके खाली आपको Q ढूंढना है, तो Q इंटू Q करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और बाकी सब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ गया m इंटू में g इंटू में x स्क्वायर इंटू में आ जाएगा tan थीटा, और इंटू में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं mg की जगह mg, ये वाला x इधर आ गया तो x स्क्वायर, ये tan थीटा, और ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया। काफी हद तक चीजें आ चुकी है, बस मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है, x। अब देखिए मैं x कैसे ढूंढता हूँ। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस x है, तो ये जो आधा होगा वो कितना होना चाहिए, x/2। मैं इस q को साइड में डाल देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x/2। तो क्यों ना हम इस राइट ट्रायंगल में से x की वैल्यू निकाल दें। इसको मैं चाहूँ तो a बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम b रख देता हूँ, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख देता हूँ, c, और कहीं साइड में हम इस ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो मैं इस जगह पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ, यहाँ पर साइड में यहाँ पर निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू। कैसे लिख देता हूँ, इन राइट ट्रायंगल ABC। एक बार इस ट्रायंगल में से साइन थीटा कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, कई जने पूछते हैं सर आपको कैसे पता लगता है साइन ही निकाला है। भाई देखो, मुझे इसकी ये वैल्यू पता है, मुझे ये वैल्यू पता है, ये वाली साइड नहीं पता, ये एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, और
ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके पास होता है? साइन के पास और कॉसेक के पास, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा निकाला। तो वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? x/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है? l। तो आप अगर इसे चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू में x अपॉन में 2l, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2l इंटू में साइन थीटा, यानी कि ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसे उठाइए और इसमें प्लॉट कर दीजिए। तो mg की जगह पर mg, x की जगह x की वैल्यू 2l इंटू में साइन थीटा इंटू होल स्क्वायर, और ये रहा tan थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से फाइनली आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं mg, तो ये रहा 4 इंटू में mg, फिर l स्क्वायर, तो l का स्क्वायर करेंगे तो ये रहा l का स्क्वायर, फिर से ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा, फिर है tan थीटा, तो इंटू में क्या हो गया? tan थीटा, और लास्ट में क्या बच रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन्होंने कहा था प्रूफ कीजिए कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी निकल के आएगी, और मैंने इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ना बड़ी बेसिक सी थी, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये बोलते धागे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, इनका मास इतने इतने किलोग्राम का या इतने इतने ग्राम का है, बताइए चार्ज कितना होगा? तो आपको ये सब ही ऐसा ही सब कुछ करना पड़ेगा, बस फर्क कितना होगा कि आप वो चीज कैलकुलेशन से करेंगे। यहाँ हमने कोई कैलकुलेशन टाइप ज्यादा नहीं था, बस ये था सारी चीजें एन जी एल साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर ली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट राइट ट्रायंगल बता देना, ABC जो भाई ये जो है ना भाई, ये वाला एंगल ना राइट ट्रायंगल, ये पूरे का पूरा जो ट्रायंगल है ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको ये चीज पता होगी सभी को कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो थीटा सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा बेस होता है, और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। नोट मतलब ऐसे नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो बस, और मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ आप कौन कौन से क्वेश्चंस घर पे करें। डन ना? ठीक है, मैं इसको अभी सॉल्यूशन अभी मैं ये भेज दूंगा पूरे का पूरा आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा। एंड मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को ना भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, और जिन क्वेश्चंस पे मैं टिक करवा रहा हूँ या अभी मैं लिख दूंगा उन्हीं को करना, क्योंकि आपने उतना ही पढ़ा है, अभी उसके आगे आपने चीजें नहीं पढ़ी, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सुनिए अब ध्यान से, मैं बता देता हूँ, आपने एनसीईआरटी नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, या प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स हैं एनसीईआरटी बुक के, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको ना सबसे पहले तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर करेंगे 1.4, एक एग्जाम्पल करेंगे 1.5, 2 एग्जाम्पल्स ये करने हैं, और ये बड़े ही आसान सवाल हैं, आप इन्हें अपने आप कर लीजिएगा। इनमें से 1.5 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये रहे क्वेश्चंस किसके? एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 के बाद करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। बस, इनके अलावा आप और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई। बाकी के सारे क्वेश्चन है जो नहीं, इनमें से शायद एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नोट्स में भी डाल रखे हैं, बाकी आप इन्हें अपने आप कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी होती है तो मैं तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लूंगा, लेकिन ना भाई नेट पर ना इनके सॉल्यूशंस पड़े हैं, और अब आप लोगों को मैंने इतने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं कि अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता ना तो आप उसका सॉल्यूशन देख करके समझ लोगे कि अच्छा इसमें ये करना है। इसलिए प्लीज इन सवालों को अपने आप कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत हो तो मुझसे पर्सनली फोन करके बोल देना सर इस सवाल में दिक्कत है, क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये इतने टफ नहीं है, आप इसे अपने आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी की चीजें अगली क्लास में फिर करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात आपको बता दूं कि अब ना अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मीडियम के बारे में बताऊंगा, मीडियम के बारे में कि आखिर ये फोर्स मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें। और दूसरी चीज जो बात मैं आपको बताऊंगा ना अगली क्लास में,
उसको कंसेप्चुअली समझना जरूरी है, क्योंकि वैसा कुछ ना कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, पहली चीज। दूसरी जरूरी बात ये भी है कि ना आप जब अगली क्लास में मैं जो टॉपिक पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद आपका शुरू से लेकर के कूलम्स लॉ तक का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अब फिर हम एक नई टॉपिक पर पढ़ेंगे। अब तक हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम एक नए टॉपिक पर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से एक क्लास में शुरू से लेके अब तक जितना भी पढ़ाया था, लेके वाले दो वाले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, पूरी 1 घंटे या सवा नंबर के क्वेश्चंस पढ़ूंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। और इस तरह से जब आप क्वेश्चन सुनोगे, जवाब दोगे ना, तो हैबिट बन जाएगी। फिर आपको पता लगेगा कि 1 घंटे में हम एक एक नंबर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए टॉपिक के बाद आप लोगों को कम से कम कल की क्लास में आई थिंक कि मैं 50 के आसपास नंबर वाले या उससे भी ज्यादा करवा सकता हूँ, करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अगर आप चाहते हैं कि पूरा फायदा मिले इस क्लास, तो शुरू से लेके अब तक का, यानी कि कल की क्लास तक का पूरा पढ़ लेना। परसों वाली जो क्लास होगी, परसों या उसकी अगली क्लास, क्योंकि शायद कल मैं टॉपिक कराऊंगा, परसों उसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, फिर उसके अगली क्लास में हम पहले ये सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर हम पूछेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। तो आज की क्लास यही फिनिश करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और ना भाई, मैंने ना व्हाट्सएप के ग्रुप में ना मैथ्स का और फिजिक्स का दोनों के सारे लेक्चर की वीडियोस डाल दिया लिंक में। किसी को अगर चाहिए तो वहां से वो देख सकता है या डाउनलोड कर सकता है, देख लीजिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। बाकी आज के लिए इतना काफी है, और फिर लो मजे जिंदगी के, मैं भी ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?